हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है नगीन बेस्ट डिजिटल लर्निंग चैनल पर। आज हम लेकर आए हैं क्लास 12 की हिंदी बुक वितान भाग 2 का चैप्टर नंबर 13, डायरी का पन्ना। डायरी के पन्ने किसी लेखक के द्वारा लिखित कोई कहानी नहीं है। यह एक सिंपल साधारण लड़की द्वारा लिखी हुई, एन फ्रैंक के द्वारा लिखी हुई, उसके जीवन में बीती हुई यातनाओं की डायरी है। एन फ्रैंक का जन्म 12 जून 1929 को जर्मनी के फ्रैंकफर्ट शहर में हुआ था। उन्होंने अपने जीवन में नाजीवाद की पीड़ा को सहा। उसकी मृत्यु फरवरी मार्च 1945 में नाजियों के यातना गृह में हुई। एन फ्रैंक की डायरी दुनिया की सबसे ज़्यादा पढ़ी गई किताबों में से एक है। यह डायरी मूलतः 1947 में डच भाषा में प्रकाशित हुई थी। सन 1952 में इसका अंग्रेजी अनुवाद द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल शीर्षक से प्रकाशित हुआ। इस पुस्तक पर आधारित अनेक फिल्मों, नाटकों और धारावाहिकों इत्यादियों का निर्माण हो चुका है। यह डायरी एन फ्रैंक ने अपनी किट्टी नाम की गुड़िया को संबोधित करते हुए यह पूरी दुनिया में लिखी हुई है। यह डायरी डच भाषा में 1947 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। इसके बाद यह द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल शीर्षक से संबोधित की गई और 1952 में यह प्रकाशित हुई। यह डायरी इतिहास के एक सबसे आतंकप्रद और दर्दनायक अध्याय के साक्षात अनुभव का बयान करती है। हम यहाँ उस भयावह दौर को किसी इतिहासकार की निगाह से नहीं, बल्कि सीधे भोक्ता की निगाह से देखते हैं। भाई, यहाँ पे हम कोई इतिहासकार की निगाह से उसको नहीं देखते उस मंजर को, बल्कि एक भोक्ता जिसने उसको सहन किया है उसकी निगाह से देखते हैं। यह भोक्ता ऐसा है जिसकी समझ और संवेदना बहुत गहरी तो है ही, उम्र के साथ आने वाले परिवर्तनों से पूरी तरह अछूती भी है। इस पुस्तक की भूमिका में लिखा गया है कि इस डायरी में भय, आतंक, भूख, मानवीय संवेदनाएं, प्रेम, घृणा, बढ़ती उम्र की तकलीफें, हवाई हमले का डर, पकड़े जाने का लगातार डर, 13 साल की उम्र के सपने, कल्पनाएं, बाहरी दुनिया से अलग धड़क पकड़ जाने की पीड़ा, मानसिक और शारीरिक जरूरतें, हंसी मजाक, युद्ध की पीड़ा, अकेलापन, सभी कुछ है। यह डायरी यहूदियों पर ढाए गए जुल्मों का एक जीवंत दस्तावेज है। द्वितीय विश्व युद्ध के समय हॉलैंड के यहूदी परिवार को जर्मनी के प्रभाव के कारण अकल्पनीय यातनाएं सहनी पड़ी थी। उन्होंने गुप्त तहखानों में छिपकर जीवन रक्षा की। जर्मनी के शासक ने गैस चैम्बर व फायरिंग स्क्वाड के माध्यम से लाखों यहूदियों को मौत के घाट उतारा। ऐसे समय में दो यहूदी परिवार 2 वर्ष तक एक गुप्त आवास में छिपे रहे। इनमें एक फ्रैंक परिवार था, दूसरा वान दंपत्ति। एन ने गुप्त आवास में बिताए अपने 2 वर्ष का जीवन अपनी डायरी में लिखा। यह डायरी 2 जून 1942 से 1 अगस्त 1944 तक लिखी गई। 4 अगस्त 1944 को किसी सूचना पर ये लोग पकड़े गए और 1945 में एन की अकाल मृत्यु हो गई। एन ने अपनी किटी नामक गुड़िया को संबोधित करके लिखा और जो उसे अच्छे दिनों में जन्मदिन पर उपहार में मिली थी। तो अब हम चैप्टर की समरी करते हैं।
एन फ्रैंक ने अपनी किट्टी नामक गुड़िया को संबोधित करते हुए यह पूरी डायरी लिखी है। यह डायरी उसे उसके 13वें जन्मदिन पर उपहार स्वरूप मिली थी। एन फ्रैंक को यह गुड़िया उसके जन्मदिन पर उपहार में मिली थी। उस डायरी के पहले पन्ने पर क्या लिखा हुआ था? पहला पन्ना बुधवार 8 जुलाई 1942 को लिखा गया था। इस दिन अपनी डायरी के पहले पन्ने में किट्टी को संबोधित करते हुए एन फ्रैंक कहती है कि प्यारी किट्टी, रविवार को दोपहर 3 बजे उनकी 16 वर्षीय बड़ी बहन मार्गरेट को एएसएस से बुलावा आया था। उन्हें यातना शिविर में बुलाया गया था और यह तो सभी लोग जानते हैं कि यातना शिविर में यहूदियों के साथ कैसा व्यवहार किया जाता है। वही इस दिन एन फ्रैंक गुप्तावास पर जाने के विवश में लिखती है कि उसकी बड़ी बहन को एएसएस के बुलावा आने पर घर के लोग गुप्तावास पर जाने की तैयारी करते हैं। यह उनके जीवन का सबसे कठिन समय था। एन ने अपने बेले में अजीबोगरीब चीज़ें भर दी थी। भाई अपने थैले के अंदर अजीबोगरीब चीज़ें भर डाली। उसने सबसे पहले अपनी डायरी रखी, क्योंकि लेखिका के लिए स्मृतियों पोशाकों को तुलना में अधिक महत्वपूर्ण उसकी डायरी होती है। एन व वानदान के परिवार वाले गुप्त आवास की व्यवस्था करते हैं। बस उस समय से ही हमारे जीवन में उथल पुथल मची हुई थी और अब हमें अपने घर में ही एक एक पल काटना भारी लग रहा था। ऐसे लग रहा था जैसे डच सैनिक कभी भी आकर मार्गरेट को ले जा सकते हैं। पहले हमारी योजना 16 जुलाई को अज्ञातवास में जाने की थी, लेकिन अब हम जल्दी से जल्दी अपना घर छोड़कर अज्ञातवास में जाना चाहते थे। मिस्टर वानदान का परिवार भी हमारे साथ गुप्त आवास में जाना चाहता था। भाई हिटलर के टाइम में यहूदियों के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया जाता था, तो यहाँ पर यहूदियों को सुबह का सूरज और रात का चांद देखने की भी अनुमति नहीं थी। इसलिए हम दोनों परिवारों को 7 लोग एन के माता पिता, बड़ी बहन मार्गरेट और मिस्टर वानदान दंपत्ति, उनका बेटा पीटर ने अपना अपना जरूरी सामान समेटकर गुप्त आवास में जाने की तैयारी की। मिस्टर डसेल बाद में हमारे साथ रहने आए। एन फ्रैंक ने अपने थैले में एक डायरी, कलर, स्कूली किताबें, रुमाल, कुछ पुरानी चिट्ठियाँ आदि भर ली, क्योंकि लेखिका के लिए स्मृतियाँ पोशाकों की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण थी। वो अज्ञातवास जाने के ख्याल से ही आतंकित थी। 9 जुलाई 1942 की सुबह वो अज्ञातवास को चल पड़ी। यह सब उसने बुधवार 8 जुलाई 1942 की डायरी के पन्ने में लिखा। फिर उसने बुधवार के बाद गुरुवार 9 जुलाई 1942 के पन्ने पर लिखा कि सभी लोग सामान से भरे अपने बड़े बड़े थैलों को कंधों पर उठाए अज्ञातवास पर अपने नए गुप्त आवास की तरफ चल पड़े। भाई इसी दिन वे अपने छुपने के स्थान पर पहुंचते हैं। यह गुप्त आवास उसके पिता की आस्तिक है। वह घर के कमरों के बारे में बताती है। इसमें यह भवन गोदाम और मंडार घर के रूप में प्रयोग होता था। यहाँ इलायची, लौंग, जाली मिर्च वगैरह पीसे जाते थे। वो डायरी के इस पन्ने में अपने गुप्त आवास के बारे में एक्सप्लेन करती है। गोदाम के दरवाजों से सटा हुआ बाहर का दरवाजा है, जो अतिरिक्त के प्रवेश द्वार है। सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर पहुँचने पर एक और द्वार है, जिस पर शीशे की खिड़की है, जिस पर काला शीशा लगा हुआ है। इस पर कार्यालय लिखा है। इसी कमरे में दिन के समय पॉप, मियप और मिस्टर कलीमेन काम करते हैं। एक छोटे से गलियारे में दम घोटू अंधियारे युक्त एक छोटा सा कमरा बैंक ऑफिस है। यही मिस्टर डॉलर व चांदान बैठते थे। मिस्टर कुगलर के अगेस्टेस से निकलकर तंग गलियारे में प्राइवेट ऑफिस है। नीचे की सीढ़ियों वाले गलियारे
दूसरी मंजिल को रास्ता है जो गली की तरफ खुलता है। यही यहीं पर एन फ्रैंक व उसका परिवार रहता है। भाई सीने पर चमकता हुआ पीला सितारा लगा हुआ था जो लोगों को उनकी व्यथा के बारे में बता रहा था। दरअसल हिटलर के शासनकाल में यहूदियों को अपनी पहचान बताने के लिए सीने में पीला सितारा लगाना आवश्यक था। उनका नया घर उनके पिता के ऑफिस की ही इमारत में था। यह भवन गोदाम व भंडार घर के रूप में प्रयोग किया जाता था। यहाँ इलायची, लौंग, काली मिर्च वगैरह पीसी जाती थी। इसके बाद वो अपने नए घर का पूरा खाका अपने पत्र में देती है कि कमरे, सीढ़ियाँ, दरवाज़ा कहाँ कहाँ है, कहाँ क्या काम होता है और उन्हें कौन से कमरे में रहना है। उसके बाद शुक्रवार 10 जुलाई 1942 को डायरी के पन्ने में एन फ्रैंक लिखती है कि उसके बारे में वो बताती है कि इस दिन एन गुप्तावास के पहले दिन का वर्णन करती है। यहाँ पहुँचने पर उसकी माँ व बहन बुरी तरह थक जाती है। एन और उसके पिता अपने नए आवास को व्यवस्थित करने का प्रयास करते हैं। वे भी बुरी तरह थक जाते हैं। बुधवार तक तो उन्हें यह सोचने की फुर्सत नहीं थी कि उनकी जिंदगी में कितना बड़ा परिवर्तन आ चुका था। भाई डायरी के 10 जुलाई में उन्होंने लिखा है कि डायरी के इस पत्र में एन फ्रैंक बताती है कि नए घर में पहुंचने के बाद उनका पहला व दूसरा दिन यानी सोमवार व मंगलवार का पूरा दिन नए घर में सामान व्यवस्थित करने में ही बीत गया। उनकी माँ और बड़ी बहन बुरी तरह से थक गई थी, मगर वो अपने पिता के साथ अपने नए घर को व्यवस्थित करने में लगी रही, जिस कारण वह भी बुरी तरह से थक गई। एन फ्रैंक कहती है कि बुधवार तक तो उन्हें यह सोचने की फुर्सत नहीं थी कि उनकी जिंदगी में कितना बड़ा परिवर्तन आ चुका है। शनिवार 28 नवंबर 1942 को वह इसमें बताती है कि वे बिजली और राशन ज़्यादा खर्च कर चुके हैं। उन्हें और किफ़ायत करनी होगी ताकि बिजली का कट न लगे। 4:30 बजते ही अंधेरा हो जाता है। उस समय पढ़ा नहीं जा सकता। ऐसे समय में वे उल जलूल हरकतें करते गुजारते हैं। दिन में पर्दे नहीं हटा सकते। अंधेरा होने के बाद पर्दे हटाकर पड़ोस में ताक झाँक कर लेते थे। लेखिका डसेल के बारे में बताती है कि बच्चों से बेहद प्यार करते हैं। उनके भाषण सुनकर वह बोर हो जाती है। वे इस पन्ने में उनके बारे में यह बताया गया है कि वह उनके अनुशासन संबंधी बातें नहीं सुनती। वे चुगलखोर हैं। सारी बातें रिपोर्ट मम्मी तक पहुंचा देती हैं और वो हर समय डांट फटकार कर धुतकार कर जाना आदि झेलना आसान नहीं होता। रात को बिस्तर पर लेटकर लेखिका अपनी कमियों व कार्यों के बारे में सोचती है तो उसे हंसी व रोना दोनों आते हैं। वह स्वयं को बदलने की कोशिश करती है। तो शनिवार 28 नवंबर 1942 को इस पत्र में एन फ्रैंक यह सब कुछ बताती है। हम अपने नए घर में बिजली का राशन कुछ ज़्यादा ही खर्च कर रहे हैं। उन्हें इन दोनों को किफ़ायत से चलाना होगा, वरना मुसीबत हो सकती है। शाम 4:30 बजे अंधेरा हो जाता है, मगर अज्ञातवास में होने के कारण वो रात में बिजली नहीं जला सकते, क्योंकि बिजली देखकर पड़ोसियों को उनके वहाँ होने का पता चल जाएगा। इसलिए वो रात को पढ़ भी नहीं सकती। ऐसे में वो अन्य कामों को करने में अपना समय बिताने की कोशिश करती है। एन फ्रैंक कहती है कि दिन में वो पर्दा हटाकर बाहर भी नहीं देख सकती, इसलिए उन्होंने रात में दूरबीन से पड़ोसियों के घरों में ताक झाँक कर अपना वक्त गुजारने का एक नया तरीका खोज लिया है। यहाँ पर लेखिका मिस्टर डसेल के बारे में बताती है। भाई उन्होंने मिस्टर डसेल ने वो बच्चों को बहुत प्यार करते हैं, लेकिन कभी कभी वो उनके भाषण सुन सुनकर बोर हो जाते हैं, क्योंकि वो हर समय अनुशासन संबंधी बातें ही करते हैं। वो थोड़े चुगलखोर टाइप के भी थे, जो उनकी सारी बातें उनके मम्मी पापा को बता देते हैं। उन्हें बार बार उनकी मजबूरियों व कमियों के बारे में बताया जाता है। उन्हें बुरा लगता है। एन फ्रैंक कहती है कि मीन मेख निकालने वाले परिवार में अगर आप कैद में हो
और हर तरफ से आपको दुत्कारा जाए तो आप पर हंसना और रोना दोनों आता है। यहाँ पर लेखिका खुद अपना आंकलन करती है और उन्हें अपनी उम्र से कहीं अधिक परिव्यक्त करती है। इसके बाद शुक्रवार 19 मार्च 1943 को एन फ्रैंक कहती है, इस पत्र में एन फ्रैंक बताती है कि टर्की इंग्लैंड के पक्ष में है। यह खबर फैल रही है कि 1000 गिल्डर के नोट अवैध मुद्रा घोषित हो गई है, जो काला बाजारी करने वालों के लिए बहुत बड़ा झटका है। साथ ही भूमिगत लोगों के लिए यह भी चिंता की बात है, क्योंकि अब उनको भी इसके स्रोत का सबूत देना पड़ेगा। लेखिका घायल सैनिक व हिटलर के बीच की बातचीत को रेडियो में सुनती है। घायल सैनिक अपने जख्मों को दिखाते हुए गर्व महसूस कर रहे थे। एन फ्रैंक शुक्रवार 23 जनवरी 1944 को अपने पत्र में लिखती है कि इस पत्र में एन फ्रैंक पिछले कुछ सप्ताहों से अब उस परिवार के वंश वृक्षों और राजसी परिवारों की वंशावली तालिकाओं से खासी रुचि हो गई है। वह मेहनत से स्कूल का काम करती है। वह रेडियो पर बीबीसी की होम सर्विस को समझती है। वह रविवार को अपने प्रिय फिल्मी कलाकारों की तस्वीरें देखने में गुजारती है। वह इस पत्र में एन फ्रैंक बताती है कि पिछले कुछ हफ्तों में से उन्हें परिवार के वंश वृक्ष और राजसी परिवारों की वंशावली तालिकाओं में खासी रुचि हो गई है। वो बड़ी मेहनत से अपने स्कूल का काम करती है, रेडियो पर बीबीसी की होम सर्विस को समझती है। वो रविवार को अपने प्रिय फिल्म कलाकारों की तस्वीरें देखने में गुजारती है। हर सोमवार मिस्टर कुगलर उनके लिए सिनेमा एंड थिएटर की एक पत्रिका लाते हैं। हालांकि परिवार के लोग इसे पैसे की बर्बादी मानते हैं। वो रोज नई नई केश सज्जा बनाकर आती है तो सभी लोग उनका मजाक उड़ाते हुए कहते हैं कि वो अमुक फिल्म स्टार की नकल कर रही है, जिससे उनका मन आहत होता है। बुधवार 28 जनवरी 1944 के पन्ने में इस पत्र में एन फ्रैंक बताती है कि हर दिन घर के 8 लोग अपनी वही पुरानी कहानी एक दूसरे को सुनाते हैं, जिसे सुनकर अब वो बोर हो चुकी है। नया सुनने व बोलने को कुछ नहीं है। इस बात से उनके मन की घुटन का पता चलता है। बुधवार 29 मार्च 1944 को इस पत्र में एन फ्रैंक बताती है कि कैबिनेट मंत्री मिस्टर बोल्के स्टीन ने लंदन से डच प्रसारण में कहा है कि युद्ध के बाद युद्ध का वर्णन करने वाली डायरी व पत्रों का संग्रह कर लिया जाएगा। यह खबर आते ही सबने उनकी डायरी को पढ़ना चाहा, लेकिन वो इस प्रसारण के बाद बहुत गंभीरता से अपनी डायरी में हर बात लिखने लगी। एन फ्रैंक अपनी डायरी को एक ऐसे शीर्षक के साथ छपवाने की बात करती है जिससे लोग उनकी कहानी को जासूसी कहानी समझेंगे। वो कहती है कि युद्ध के 10 साल बाद लोग आश्चर्यचकित रह जाएंगे जब उन्हें पता चलेगा कि यहूदियों ने अज्ञातवास में कैसी जिंदगी बिताई, बम गिरते समय औरतें कैसे डर जाती थी आदि। वो आगे बताती है, वो अपनी आगे डायरी के पन्नों में सब कुछ बताती है। और वो यह भी बताती है कि हमें उनकी तकलीफ़ों से हमदर्दी है जो गिरफ्तार हो गए हैं और सामान खरीदने के लिए घंटों लाइन में लगना पड़ता है। चोरी चकारी की घटनाएं काफ़ी बढ़ गई है। उसके बाद वो मंगलवार 11 अप्रैल 1944 के पत्र में एन फ्रैंक बताती है कि शनिवार 2 बजे के आसपास गोलाबारी हुई थी। रविवार दोपहर उन्होंने अपने दोस्त पीटर को बुलाया। पीटर के आने के बाद उन्होंने काफ़ी देर बातें की। भाई दोनों ने बैठकर काफ़ी देर बातें की और मिलकर मिस्टर डसेल को परेशान करने की योजना बनाई। उसी रात उनके घर में सेंधमारी की घटना भी हुई,
जिसे वो गुप्त आवास में रहने की मजबूरी के कारण किसी को नहीं बता सके थे। मगर इस घटना ने सभी लोगों के अंदर से हिला के रख दिया था। मंगलवार 13 जून 1944 के पत्र में एन फ्रैंक बताती है कि आज वो 15 वर्ष की हो गई है। उन्हें उपहार स्वरूप पुस्तकें, जैम की शीशी, बिस्कुट, सोने के ब्रेसलेट, मिठाइयाँ, लिखने की कॉपियाँ मिली है। पीटर ने उन्हें एक फूलों का गुलदस्ता भेंट किया है। मौसम खराब है, हमले जारी हैं। वो बताती है कि चर्चिल उन फ्रांसीसी गांवों में गए थे जो अभी अभी ब्रिटिश कब्जे से मुक्त हुए हैं। चर्चिल को डर नहीं लगता है। वो उन्हें जन्मजात बहादुर कहती है। ब्रिटिश सैनिक अपने मकसद में आगे है और हॉलैंड वासी सिर्फ अपनी आज़ादी के लिए लड़ रहे थे। मौसम खराब है और हमले जारी है। वो बताती है कि चर्चिल उन फ्रांसीसी गांवों में गए थे जो अभी अभी ब्रिटिश कब्जे से मुक्त हुए हैं। चर्चिल को डर नहीं लगता है। वो उन्हें जन्मजात बहादुर कहती है। ब्रिटिश सैनिक अपने मकसद में लगे हैं और हॉलैंड वासी सिर्फ अपनी आज़ादी के लिए लड़ रहे थे। वो आगे कहती है कि वानदान व मिस्टर डसेल उन्हें घमंडी, अक्खड़ समझते हैं, मूर्ख समझते हैं। वो भी उन्हें मूर्खाधिराज कहती है। उन्होंने यहाँ पर अपने मन की बात लिखी है। उन्हें कोई भी ढंग से नहीं समझाता है और वो अपनी भावनाओं को गंभीरता से समझने वाले व्यक्ति की तलाश में है। वो पीटर के बारे में बताती है कि पीटर उसे दोस्त की तरह प्यार करता है, मगर वह उसकी दीवानी है, उसके लिए तड़पती है। पीटर अच्छा और भला लड़का है, परंतु वो उसके धार्मिक तथा खाने संबंधी बातों से नफरत करती है। वह शांति प्रिय, सहनशील और बेहद आत्मीय व्यक्ति है। वह ऐन की गलत बातों को भी सहन करता है। वह बहुत अधिक घुना है। वो दोनों भविष्य, वर्तमान और अतीत की बातें किया करता था। एन फ्रैंक आगे कहती है कि काफ़ी दिनों से वो बाहर नहीं निकली है, इसलिए वो प्रकृति को देखना चाहती है। एक दिन गर्मी की रात उन्हें चांद देखने की इच्छा हुई, मगर चांदनी अधिक होने के कारण वो खिड़की नहीं खोल सकी। आखिरकार बरसात के समय खिड़की खोलकर बादलों की लुका छिपी देखने का अवसर भी उन्हें 1.5 साल बाद मिला। वो कहती है कि प्रकृति के सौंदर्य का आनंद लेने के लिए अस्पताल व जेलों में बंद लोग तरसते हैं। आसमान, बादल, चांद, तारों को देखकर उन्हें शांति और आशा मिलती है। प्रकृति शांति पाने की रामबाण दवा है। वह हमें विनम्रता से प्रदान करती है। एन फ्रैंक कहती है कि मौत के खिलाफ मनुष्य किताब में उन्होंने पढ़ा था कि युद्ध में एक सैनिक को जितनी तकलीफ, पीड़ा और यातना को गुजरना पड़ता है, उससे कहीं अधिक यातना और तकलीफ तो और बच्चा पैदा करने के वक्त सहन। आधुनिक औरतें अब बराबरी चाहती हैं और कई देशों में उनको बराबरी का हक दिया है। शिक्षा, काम और प्रगति ने औरतों की आंखें खोल दी है। औरतों को भी पुरुषों की तरह समान अधिकार मिलने लगा है। उन्हें सैनिकों जैसा दर्जा व सम्मान मिलना चाहिए। युद्ध में वीर की तकलीफ, पीड़ा, बीमारी, यातना से गुजरना पड़ता है। कहीं अधिक तकलीफ बच्चा पैदा करते वक्त औरत सहती है। बच्चा पैदा करने के बाद औरत का आकर्षक समाप्त हो जाता है। मानव जाति की निरंतरता औरत से है। वह सैनिकों से ज़्यादा मेहनत करती है। इसका मतलब यह नहीं कि औरतें बच्चे उत्पन्न करना बंद कर दे। प्रकृति यह कार्य चाहती है, उन्हें यह कार्य करते रहना चाहिए। वह उन व्यक्तियों को भत्सना करती है जो समाज में औरतों के योगदान को मानने के लिए तैयार नहीं है। यह पॉल दे कुइफ से पूर्णतः सहमत है कि पुरुषों को यह बात सीखनी ही चाहिए कि संसार के जिन हिस्सों को हम सभ्य कहते हैं, वहाँ जन्म अनिवार्य
और टाला ना जा सकने वाला काम नहीं रह गया है। आदमियों को औरतों द्वारा झेली जाने वाली तकलीफों से कभी भी नहीं गुजरना पड़ेगा। ऐन का विश्वास है कि अगली सदी आने तक यह मान्यता बदल चुकी होगी कि बच्चे पैदा करना ही औरतों का काम है। औरतें ज़्यादा सम्मान और सराहना की हकदार बनेगी। इस प्रकार पाठ का सार हमने संपूर्ण पाठ की समरी को पढ़ा। एन फ्रैंक की डायरी को हमने पढ़ा। हमने देखा कि किस तरह उसने यातनाओं को सहन किया, सहन करते करते अपने जीवन का योगदान दिया। और अब हम आगे इसके प्रश्न उत्तर करेंगे, एक्स्ट्रा क्वेश्चन और एमसीक्यूज करेंगे। हम चैप्टर को अच्छे से पढ़ेंगे और समझेंगे ताकि प्रश्न उत्तर करने में हमें किसी तरह की प्रॉब्लम ना आए। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए धन्यवाद।